नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं अचानक आपके बीच से गायब हो गया था और मेरा क्रम टूट गया। और आप चाहते हैं कि मैं शिक्षण लगाऊं, तो देखिए 94 क्लास के बाद फिर मुझे आपसे 95th क्लास में आपसे चर्चा करनी पड़ी। तो जब आप भोजन करते हैं तब आपको प्रसन्नचित्त होना चाहिए, जब आप भोग करते हैं तब आपको प्रसन्नचित्त होना चाहिए, और जब आप भजन करते हैं ईश्वर का तब भी आपको प्रसन्नचित्त होना चाहिए। ये है स्टडी स्टेट में रहने का प्राकृतिक फार्मूला। और जब हमारे विभिन्न प्रकार के अंग हमारे स्टडी स्टेट से अलग हो जाते हैं तो हमारा शरीर रोगी कहलाता है। यह है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की परिभाषा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब रोग हमारा शरीर रोगी हो जाता है तो हमने फिर 3 सिस्टम में 3 फार्मूले बनाए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमने L2 बनाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमने L3 बनाया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हमने एक CNS मेडिसिन तैयार की। ये तीनों मेडिसिन अलग अलग प्रॉपर वे में, जब आपको कोई रोगी की बात समझ में ना आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हम रोगी को कैसे कंट्रोल करें, तो पहला तो फार्मूला ये है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप L1 और A3 दे करके रोगी से कहिए अब कल आइएगा। L1 A3 के साथ अगर आपने S1 और मिला दिया है तो L1 A3 प्लस S1, तो आपका रोगी L2 में चला गया। अगर आपने S2 मिला दिया तो रोगी आपका L3 में चला गया। और अगर आपने हमारी 6 दवाएं जिसमें L1 A3 F1 N1 S5 और C5, ये 6 मेडिसिन हमारी CNS में है, यानी 6 3 9 और एक S2 मिला दिए तो 10। हमने आपको 10 मेडिसिन सेलेक्ट करके बता दिया कि 10 मेडिसिन में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तत्काल रोगी को कोई भी रिलीफ दे सकते हैं। 10 मेडिसिन कौन कौन सी हुई? S1 हो गया, L1 हो गया, S2 हो गया, A3 हो गया, F1 N1 S5 C5, ये हमारी 10 मेडिसिन हो गई। हमने 6 मेडिसिन लिया CNS में, 3 मेडिसिन लिया L2 में, और L3 में S1 के स्थान पे S2 है। इस तरह से टोटल 10 मेडिसिन की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने आपको बनाया। 38 मेडिसिन से हमने आपको निकाल करके 10 मेडिसिन मिला के खड़ा किया। अजय कुमार जी नमस्कार है आप, और डॉक्टर सचिन त्यागी जी आप भी देर से आए हैं। इसके पहले मैं एक क्लास ले रहा था और उस क्लास का ब्रेकअप हो गया। ये क्लास नंबर 95 में मैं आ गया, क्योंकि वो अचानक पता नहीं क्यों नेटवर्क के छोड़ने के नाते या किसी गड़बड़ी से वो क्लास ब्रेक हुआ, और उसी क्लास को जोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग आज मेरे दोनों क्लासों को आपको सुनना होगा। बिकॉज ही गेव मी ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल, मैं समझता हूँ डॉक्टर एस क्या तो लिख रहे हैं कि सर आई थिंक गॉड, पूरी बात इनकी मेरे, बिकॉज ही गेव मी ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ईश्वर ने हमको, हमारे शरीर को बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही नियामत दिया है शरीर को। बलजीत सिंह जी नमस्कार, अनिमेश जी आपका भी नमस्कार है, डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी नमस्कार। जो लोग देर से लाइन पर आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं इसके पहले क्लास लगभग 20 मिनट का ले चुका था और उस क्लास का ब्रेकअप हो गया अचानक, तो मुझे दूसरा क्लास आरंभ करना पड़ा। दोनों क्लासों को जोड़ के आज आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने आपको 38 मेडिसिन से 10 मेडिसिन पे लाके रखा। अब ये 10 मेडिसिन आपकी एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो बॉडी के 3 सिस्टम को कंट्रोल करके बॉडी को रिफ्रेश करती है, बॉडी के ऑर्गन पर अपना नियंत्रण करती है और शरीर को निरोगी बनाती है, रोग मुक्त करती है। इसके बाद आपकी बचती हैं और 5 इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो गई जहां पर आपको जरूरत हो। ललित बाल बैरागी जी, ललित बैरागी जी हैं। जय श्री महाकाल।
आप भी विलंब से आए हैं, बड़ा अच्छा क्लास आज लेने के मूड में था, लेकिन आप लोग विलंब से आए हैं। इस क्लास के समापन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तो 38 मेडिसिन में हमने 10 मेडिसिन आपको सेलेक्ट किया। सुपर मेडिसिन इसका नाम आप दे सकते हैं। इसको मैं अपनी पुस्तक में लिख भी रहा हूं कि सुपर मेडिसिन हमारी जो 10 सिलेक्टिव मेडिसिन है। और इसके बाद 5 आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, 10 और 5 15 हो गया। अब 38 में 15 मेडिसिन यानी लगभग 50%, मान लीजिए 50%, वैसे हम 54 या 55% तक पहुंच रहे हैं। तो 50% मेडिसिन को हमने आपको बहुत आसान तरीके से 3 फार्मूले में L2, L3 और CNS में सेट कर दिया। इसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन बची जो हमारी सब साइड्री ऑर्गन्स को कवर करेंगी। जिस प्रकार से अरुण श्रीवास्तव जी, आप फिर लाइन पर हैं, नमस्कार। जिस प्रकार हमारे विभिन्न प्रकार के रोग के साथ, सपोज कीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है, तो सर में दर्द है तो CNS आपके लिए ठीक है। लेकिन सर में दर्द अगर गैस के कारण वह हो रहा है तो आपको गैस की अतिरिक्त मेडिसिन देनी है, तो आप C15 का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम S1 और A3 दे रहे हैं। हमने जैसे उसमें C15 मिलाया वैसे गैस पास होना शुरू हो जाएगी। तो हमको सब साइड्री मेडिसिन या सब साइड्री ऑर्गन्स की मेडिसिन को भी सेलेक्ट करना होगा। ये बातें मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताई थी। जो हमारे नए साथी जुड़े हैं पिछले 1.5 माह से, उनके लिए मैंने आज एक रिफ्रेश किया। यानी 38 में से हमने आपको 15 मेडिसिन का फार्मूला बता दिया कि आप सोते जागते उठते बैठते अपने मेडिसिन अपने टेबल पर ये 15 मेडिसिन आप रखें। दवा बनाने में भी कल मैंने आपको चर्चा कर दी थी। अभी भी 450 ml के झमेले में हमारे साथी लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 100 ml अगर हम बनाना चाहें तो कितना बूंद डालें, दवाओं का अनुपात क्या रखें। इन सब बातों पर बड़ी लंबी चर्चा मैं कर चुका हूं। आज क्लास नंबर 94+95 में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 38 मेडिसिन से 10 मेडिसिन हमारी सुपर मेडिसिन और 5 इलेक्ट्रिसिटी मिला के 15 मेडिसिन पर ही अगर आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो भी आप एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। और न्यू कॉमर्स के लिए एक बार फिर याद दिला दूं, और एक तरीके का अगर आप मुझे अपना गुरु मान रहे हैं तो मैं आपको निर्देश दे दूं कि न्यू कॉमर्स, डाइल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव, टेम्परामेंट, इन बातों को किताबों से अलग करके मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुने। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस न तो डाइल्यूशन है, न टेम्परामेंट है, न पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखियां हैं जिनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम स्वीकार नहीं करते। और ऑड फोर्स की बात भी विज्ञान ने नहीं माना है। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां ऑड फोर्स के रूप में हम स्वीकार नहीं करते। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को सड़ा के, गला के, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके, निथार करके ट्रांसपेरेंट, स्मेललेस, टास्टलेस, हार्मलेस बनाते हैं। हमारे एक साथी ने सवाल किया था बीच में कि बहुत से जहरीले पौधे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रयोग किए गए हैं, तो ये शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? बड़ा अच्छा सवाल उनका था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो जहरीले प्लांट उपयोग किए गए हैं वो जहरीले तब हैं जब हम उनका सीधा उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम उनका एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और एक्सट्रैक्ट के बाद हम उसको D1, D2, D3 तक तोड़ देते हैं तो उनके जो जहरीलापन उनका है वो हमारे लिए लाभदायक बन जाता है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट हार्मलेस होता है। हम किसी पौधे की पत्ती को मान लीजिए खा लें और पत्ती जहरीली है तो पत्ती के साथ हम उसके तमाम केमिकल कंपाउंड को मिलेंगे, लेकिन जब हम उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं विभिन्न प्रोसेस को करते हुए और पौधे का एक्सट्रैक्ट बन जाता है तो वो हमारे लिए हार्मलेस हो जाता है। इस नाते क्लियरलेस, ट्रांसपेरेंट, हार्मलेस, स्मेललेस और टास्टलेस, न इसमें स्वाद होता है न इसमें गंध होती है। हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को टेस्ट कराया गया था, जिसमें जल के अलावा कुछ बहुत माइन्यूट पाया जाता, लेकिन वो एल्कोहल या कोई हार्म पहुंचाने वाला पदार्थ नहीं था। इस बात के प्रमाण भी मिल चुके हैं। दीपक शर्मा जी इस समय लाइन पर हैं, आपका भी नमस्कार। तो आज क्लास नंबर 94+95 दो पार्ट में ये क्लास हमारा डिवाइड हो गया, बीच में ब्रेकअप हो गया लाइन चले जाने के नाते।
तो आप सब दोनों क्लासों को जोड़ करके आज हमारे बीच थे। हम रोग पर चर्चा कल करेंगे और कल के रोग के लिए हमने चयन कर रखा है, आज ही डिक्लेयर कर दे रहा हूं, बच्चों के रोग। क्योंकि हमने महिलाओं के रोगों की बात की है, पुरुषों के गुप्त रोगों की बात की है, बुजुर्गों की बात की है, जवानों की बात की है, लेकिन अभी हमने अपने लेक्चर में बच्चों को छोड़ रखा था। तो कल हम 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले इमरजेंसी विभिन्न प्रकार के रोगों पर होने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के पर चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए आप सबसे नमस्कार, शुभ रात्रि। कल हम चर्चा करेंगे बच्चों के रोगों पर। आप सब लाइन पर रहिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए कि आज मेरे 2 क्लास लगातार हुए हैं, दोनों को जोड़ करके एक क्लास बनाकर आप सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके बीच। कल हमने आपसे सामान्य बातों पर चर्चा की थी। डॉक्टर कौशिक बोरा जी के सवालों पर मैंने कल आपका ध्यान आकृष्ट किया। मेडिकल साइंस या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को देखना और परखना चाहते हैं तो हमको अधिक से अधिक प्रैक्टिस में उतरना होगा। डॉक्टर धर्मराज यादव जी, डॉक्टर DR यादव जी, आपका नमस्कार। डॉक्टर रॉबिन प्रताप सिंह जी, अरुण श्रीवास्तव जी, आप सबका भी नमस्कार। सुनील चौरसिया जी, आप भी लाइन पर हैं। गुड इवनिंग, आप लिख रहे हैं वेरी गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तेजपाल गंगवार जी भी हैं लाइन पर। हमारे 10 से अधिक साथी इस समय लाइन पर हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम, राय साहब जी नमस्कार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट चिकित्सा विज्ञान है, जबकि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नोथेरेपी, स्मेल थेरेपी, टच थेरेपी, तमाम चिकित्सा विधियां जो पिछले 500 वर्षों से लगातार पूरे विश्व में अपने अपने तरीके से रोगियों की सेवा कर रही हैं। डॉक्टर DP अहिरवार जी, आपका भी स्वागत है, छत्तीसगढ़ से आप हैं। और इन सारी चिकित्सा पद्धतियों के विकल्प के रूप में हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक चैलेंज के रूप में समाज के सामने रखा है। बहुत ही कम औषधियां, बहुत ही कम औषधियों की कार्यप्रणाली, बहुत ही कम औषधियों के बारे में हमको अध्ययन करना और इसके बाद हम उन रोगों पर प्रयोग करते हैं, उन रोगों पर सफलता पाते हैं जिन पर अन्य चिकित्सा पद्धतियां अपने हाथ खड़े कर लेती हैं। डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी भी इस समय लाइन पर हैं, आपका भी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर SK यादव जी, नमस्कार जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी
न्यू कॉमर्स की बात, जो कि आज हम आपसे क्लास नंबर 94 पर मिल रहे हैं। अखंड प्रताप जी नमस्कार। क्लास नंबर 94 पर हम अपने शतक से सिर्फ 6 क्लास पीछे हैं, और अगर मैंने इसी अनुपात में क्लास लिया तो स्वाभाविक है कि आप आने वाले रविवार में हमारा 100वां क्लास जरूर सुनेंगे। मदन गोपाल पांडे जी आपका भी नमस्कार। तो हमारे जो न्यू कॉमर्स हैं, जिन्होंने हमारे इस लेक्चर को देर में ज्वाइन किया है, वो पिछले हमारे लेक्चर ढूंढते हैं। मैंने शुरुआत की थी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्लास से, फिर मैं मैटेरिया मेडिका में गया, मैंने सारे पौधों की बात आपसे की, पौधों के गुणों की बात की, दवा बनाने की फार्मेसी पर मैंने बात किया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में विभिन्न रोगों पर मैंने बात किया। रोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की परिभाषा कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। ब्लड और लिम्फ में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन जो हमारे शरीर में हमारे बॉडी के स्टडी स्टेट को डिस्टर्ब कर देता है, तो हम रोग के कारण बन जाते हैं, रोग का कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। सत्येंद्र वर्मा जी नमस्कार आपका। हृदय शर्मा जी आपका भी नमस्कार। तो जब लिम्फ और ब्लड में कोई भी अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, अस्थायी मीन टेम्पररी चेंजेज इन द लिम्फ और ब्लड, दैट इज कॉल्ड डिजीज, नॉट परमानेंट। याद रखें कि परमानेंट होने वाले चेंज में दुनिया की कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। परमानेंट चेंजेस का तात्पर्य हमारा हाथ कट जाए, हाथ कट के अलग हो जाए, फिर हम कहें कि हम दवाओं से हाथ का जन्म कर दें, फिर से हमारा हाथ निकल आए, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये परमानेंट चेंजेस है। लेकिन अगर कोई स्टडी स्टेट में गड़बड़ी है, हमारे अंगों की कार्यप्रणाली में, उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में गड़बड़ी है, तो हम उसको अपनी औषधियों के द्वारा दूर करते हैं। रविकांत द्विवेदी जी नमस्कार। हमने 38 औषधियों को 38 अंगों के आधार पर डिवाइड किया। हमने आपको 38 अंगों का चार्ट भी प्रोवाइड किया। हमारे बहुत से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी अपने मेज पर वो चार्ट लगाए हुए हैं। हमने आपको औषधि बनाने के तरीके पर चर्चा किया। संदीप गंगरेडे जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मोहन कुमार कमल जी आपका भी स्वागत है। कौशिक बेरा जी आप भी लाइन पर हैं, नमस्कार। तो हमने दवा बनाने पर चर्चा की, हमने पौधों की चर्चा की, हमने आपके लेबोरेटरी की चर्चा की, हमने आपके डिस्पेंसरी की चर्चा की। मैंने बहुत सी चर्चाएं अपने पिछले 93 क्लासेस में आपसे कर ली हैं। हम 100 क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आज दिन में हमारे दिल्ली के एक वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर अनिल कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर रफीक जी नमस्कार। अनिल कुलश्रेष्ठ जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं 65 वर्ष का हो चुका हूं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं उन्होंने बताया डॉक्टर NL सिन्हा के समय का एक दृष्टांत बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ सीमा तक, कुछ क्राइटेरिया जिसको कहते हैं कि एक लिमिटेशन तक, तो उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात की। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा बहक गए। उनको ये लगा कि शायद मैं, यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नए खिलाड़ी होंगे। तो उन्होंने तमाम ऐसी बातें की जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से मुझे कहीं भी सही नहीं लगी और मैंने उनको ओवरटेक किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पूरे भारत में कहीं नहीं बन रही हैं, लोग होम्योपैथी के टिंचर से बना रहे हैं और वो स्वयं भी जर्मनी
तक वो जा चुके हैं। मैटी जी के दामाद से उनकी बातचीत हो चुकी है, उनके दामाद और बेटी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब उन्होंने इतनी अकल्पनीय बातें बताई जो वर्तमान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से सोचने समझने के लिए मजबूर करता है कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसीलिए पीछे जा रही है कि हम अपने सामने वाले को बेवकूफ़ या मूर्ख समझ करके हम कुछ भी कह डालें, क्योंकि फिर उसका प्रमाण नहीं दे पाते। मैंने उनसे सवाल किया कि आप प्रैक्टिस किस में करते हैं, तो बोले कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ। दिल्ली के जिस क्षेत्र में उन्होंने दरियागंज का क्षेत्र बताया, डॉक्टर अनिल कुलश्रेष्ठ हैं जो हमारे दिल्ली के साथी हैं, बहुत से साथी हैं, राजवीर जी हैं और अनेक साथियों के नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहे हैं। आप लोग स्वयं पता करें कि डॉक्टर अनिल कुलश्रेष्ठ जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कितने अधिक विद्वान हैं। मैं अभी उनको समझ नहीं पाया बातचीत के दौरान। उन्होंने तमाम बातें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में करना चाहिए, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा अनावश्यक बातें कर रहे हैं तो मैंने फिर फ़ोन का रुख बदल दिया। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैंने आपसे कहा कि मेरे पिछले 93 क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हर क्षेत्र की जानकारी दी है और कोशिश किया है कि मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हर क्षेत्र से आपको टच कराऊं। कुक्षेश्वर जी, मारकरे और उमेश कुंभार जी, आप सबका नमस्कार है। अब कल की बात में थोड़ी आधी बात रह गई थी, कौशिक बोरा जी की बात में। कल प्रश्न हुआ था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्रॉनिक और एक्यूट रोगों में हम दवाओं का चुनाव कैसे करें, और इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि रोगी ठीक हो जाता है तो हम दवाओं को कितने दिन तक और करें। उस पर भी मैंने आपसे चर्चा किया था। आज हम चर्चा इस बात की कर लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो और होम्यो इन दोनों शब्दों की व्याख्या अलग अलग की जाती है। इलेक्ट्रो शब्द शरीर की कोशिकाओं के अंदर उनके साइटोप्लाज्म में जो आयंस होते हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, उस सोडियम और पोटेशियम आयन के अंदर जो एच आयन होते हैं उनके साथ जो काम करते हैं। यानी चूंकि H2O होता है तो H2O जब एच आयन और OH आयन में टूटता है उसका आयनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्म के पानी का, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो 1/300 सेकंड में होती है। यानी उसकी 1/300 सेकंड में उसकी जो गतिज ऊर्जा है, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गति इतनी तेज होती है कि ये औषध के रूप में जब एंजाइम्स के रूप में हमारी बॉडी पहुंचते हैं तो हमारी तंत्रिकाओं में ये 1/300 सेकंड में कार्य करते हैं। 1 सेकंड कितना छोटा होता है। LM यादव जी और रविंद्र यादव जी, आप सब लाइन पर हैं, आप सबका नमस्कार है। और होम्योस्टैटिस शरीर के सभी अंगों का समस्थापन में बना रहना, स्टडी स्टेट में बना रहना, यह है होम्योस्टैटिस। अब स्टडी स्टेट क्या होता है? अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की बनावट की बात करें, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्वस्थ रहने के फार्मूलों पर भी चर्चा करूंगा। अभी मैं उस पर विचार कर रहा हूं कि मुझे स्वस्थ रहने के फार्मूलों पर किन किन विषयों को आप तक पहुंचाना है। तो एक व्यक्ति जिसको अच्छी भूख लगती है, जिसका निष्कासन अच्छा है, एक्सक्रिएशन अच्छा है, जिसका डाइजेशन, एक्सक्रिएशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीनों बहुत ही आपस के सामंजस्य में सामान्य स्थिति में कार्य करते हैं, हम उसे स्टडी स्टेट मानते हैं। बॉडी को हमने 3 सिस्टम में बांटा था। हालांकि मेरे 3 सिस्टम के बांटने पर कई विशुद्ध आलोचक निकल करके सामने आए थे, जिन्होंने कहा था अनिल श्रीवास्तव को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ABCD नहीं आती, इनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं आती है। उन्होंने मेरी MSc की डिग्री भी कानपुर यूनिवर्सिटी की गलत साबित कर दिया था कि मुझे
एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आती है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से 3 सिस्टम में बॉडी को बांटा है। एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम और तीसरा सिस्टम है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उन ऑर्गन्स की चर्चा की है जो एनर्जी को इनपुट करते हैं, जो एनर्जी को बॉडी में किसी भी तरीके से ला करके हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा इट मीन एनर्जी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने उन अंगों को रखा है जो हमारे शरीर से एनर्जी को आउटपुट करते हैं, हमारे बॉडी के एनर्जी को लॉस ऑफ वेट में ले जाते हैं, शरीर के भार को कम करते हैं। हम एनर्जी गेन करते हैं, शरीर का भार बढ़ता है, एनर्जी एक्सक्रीट करते हैं, शरीर का भार कम होता है। यानी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन सही रहे, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन सही रहे, तो फिर उसके बाद बचता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का पूरा पार्ट। जब ब्रेन भी हमारा अपने आप को सामान्य दशा में महसूस करे, डॉक्टर अमित झा जी नमस्कार, जब ब्रेन भी हमारा सामान्य दशा में अपने आप को महसूस करे तो हम ये मानते हैं कि बॉडी हमारी स्टडी स्टेट में है या हमारे शरीर के सभी अंग सही कार्य कर रहे हैं। हमको अच्छी भूख लग रही है, हमारे शरीर से मल पदार्थों का निष्कासन समय पर हो रहा है, हमको प्यास अच्छी लग रही है, और जब हम भोजन करके लेटते हैं तो हमको 6 घंटे से 7 घंटे की बहुत अच्छी नींद भी आती है, और फिर सुबह हम रिफ्रेश होकर अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो ये है स्टडी स्टेट। अब जब ये स्टडी स्टेट अपने आप को बैलेंस किए रहता है तो इसी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस या समस्थापन। बॉडी के सभी अंगों का आपस में समस्थापन करना, एक दूसरे को जोड़ करके उनकी रूपरेखा को आपस में सामंजस्य स्थापित करना और सबके कार्यों पर एक दूसरे की नजर रखना। और अगर कोई भी अंग जरा भी बाधित होता है तो दूसरा उससे प्रभावी अंग तुरंत प्रभावी हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखें कि अगर हमको गैस बन रही है तो पेट में गैस बन रही है, लेकिन वो गैस जब ऊपर की ओर उठ रही है तो वो ब्लड में पास हो रही है, ब्लड के बाद वो हमारे ब्रेन तक जा रही है, हमको सरदर्द दे रही है, हमको हमारी आंखों को भारी कर रही है, हमको उलझन दे रही है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी ने लिखा है स्टोन के बारे में कृपया बताएं। धन्यवाद रविकांत जी, ये सवाल आपका कल भी आया था और मैंने इसको नोट कर लिया है। स्टोन के बारे में आप मेरे क्लास नंबर 101 में सुनिएगा। अभी मुझे 6 क्लास लेकर के अपने शतक को पूरा करने दीजिए। आमतौर से आप जानते होंगे कि क्रिकेट के खिलाड़ी जब एबव 90 पहुंचते हैं तो 90 से 100 के बीच का समय बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो संभल के खेलते हैं, कहीं वो आउट ना हो जाए। तो मुझे भी अपने आउट होने का डर है, मन में थोड़ी सी घबराहट है कि मैं अपने शतक तक पहुंच रहा हूं। तो आज मैं 94 क्लास पे हूं, अभी 96 तक मुझे अपने मन माफिक चलने दीजिए। 101 क्लास आपका स्टोन के बारे में होगा, आप एश्योर रहिए। निश्चित रूप से मैं आपको स्टोन के बारे में क्लास नंबर 101 वाले दिन बताऊंगा। चूंकि आप हमारे पिछले क्लास को सुन चुके हैं, लेकिन हमारे तमाम ऐसे न्यू कॉमर्स हैं जो आज के क्लास की बात कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को थोड़ा सा और डिटेल में समझाएं। तो अभी मैं 3-4 दिन थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, और इसके बाद मैं जब 100 पूरा कर लूँगा तो 100 के बाद मैं बीच बीच में, डॉक्टर मनोज यादव कह रहे हैं कैरी ऑन सर, बिल्कुल मैं कैरी ऑन ही कर रहा हूँ। तो 100 क्लास के बाद फिर मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा, और ऑनलाइन टेस्ट की मैंने अलग से व्यवस्था कर रखी, उसके बारे में मैं आपको अपने 100 क्लास के बाद करूँगा। तो जब मैं ये कह रहा था कि हमारे जो बॉडी का स्टडी स्टेट है, जब सभी ऑर्गन एक दूसरे सामंजस्य रखते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ माना जाता है। हिंदी में एक शब्द है भोजन, दूसरा शब्द है भोग, और तीसरा शब्द है भजन। फिर से सुनिए, भोजन, भोग और भजन, ये 3 शब्द भा से हैं
जो हमारे बॉडी को स्टडी स्टेट में बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। भोजन, भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोग, भोग विलास, भोग विलास का तात्पर्य हमारे शरीर के मानसिक संतुलन से है। जब हम अपने आप को चीयरफुल महसूस करें तो वो हमारा भोग विलास है। डॉक्टर एस.के. यादव जी, सर प्लीज हिट डायरेक्टली 6। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल 6 मारने के चक्कर में अगर कहीं मैं आउट हो गया तब मुझे एक एक रन लेकर के 6 दिन चलने दीजिए। तो फिर से सुनिए, भोजन, भोग और भजन। जब आप भोजन करें तो आप पूरे मनोयोग के साथ बैठ करके आपके थाली में जो भोजन आया है उसका स्वाद लीजिए। उसके एक एक ग्रास को, जिसको आप कहते हैं कौर या ग्रास, उसका आप पूरा आनंद लें। मुंह में चबाते हुए, लार को बनाते हुए अंदर की ओर जब वो जाएगा तो उसका पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी। और जब आप प्रसन्न मन से भोजन करेंगे, बैठेंगे, तो फिर आपका वो भोजन पचेगा और पच करके आपके शरीर में लगेगा और आपके बॉडी के प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलेगी। जब आप भोग करते हैं, भोग का तात्पर्य जब आप मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ अपने बेडरूम में, वहां पर भी आपको पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। आपके कोशिकाओं को हार्मोन्स के डिनोट होने से, प्रमोट होने से आपके हर कोशिकाओं को एक नई ऊर्जा मिलती है। और जब आप कोई काम जबरदस्ती करते हैं, बिना मन के करते हैं,